हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज के क्लास में हम जानेंगे ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है। इससे पहले हमने जाना था फर्स्ट एड मेंटेनेंस, जिसमें हमने कंप्यूटर के काफ़ी सारे कंपोनेंट के बारे में जाने, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इसमें हम जानेंगे जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम आज का क्लास ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करने से पहले उसके बारे में आपको सारी जानकारी एकत्रित कर लेना चाहिए और जो समस्या उत्पन्न हुई हैं उसकी गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी भी लक्षण को देखकर अपने अनुभव के आधार पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, क्योंकि ये संभव है कि सभी लक्षण होने के बाद भी सिस्टम में समस्या निरकर कुछ और ही हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ट्रबल शूटिंग करोगे तो सबसे पहले सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेना है और समस्या कहाँ पर आ रही है वो सारी चीज़ को देख लेना है। ठीक है, आपकी समस्या उत्पन्न कहाँ पर हो रहा है अच्छे से उसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका कई सारे लक्षण होने के बाद भी सिस्टम में कुछ समस्या बने रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, समस्या का निराकरण के लिए अच्छे से समझ लेना है। माना कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो सिस्टम को खोलने के बजाय सबसे पहले हम उसका लेमन जांच शुरू कर देंगे। कि कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सीधा डिस्प्ले खोल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले उसका लेमन जांच शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि क्या पावर ऑन है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर आपकी डिस्प्ले नहीं है तो सबसे पहले चेक कर लेना है क्या आपके पावर ऑन है, यानी पावर बटन ऑन किए हैं या नहीं। दूसरी चीज़ है क्या पावर सप्लाई का केबल सही ढंग से लगा है, ये भी चीज़ याद रखना, केबल लगा हुआ है या नहीं लगा है। कभी कभी ऐसा होता है कि केबल हमारा सही से नहीं लगा होता है पोर्ट में, इसलिए ऑन नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ है सप्लाई की वोल्टेज की जांच कर लेना चाहिए कि जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसमें पावर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 110 से 220 तक का वोल्टेज जो है ज़रूरी है आपके कंप्यूटर के लिए। तो अगर आ नहीं रहा होगा वोल्टेज तो सबसे पहले उसकी जांच कर लेना चाहिए। उसके बाद यूपीएस सीवीटी ऑन है या नहीं। यूपीएस याद रखना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। अगर आपका यूपीएस से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है और यूपीएस में पावर नहीं आ रहा होगा तो आपके कंप्यूटर भी चालू नहीं होंगे, मॉनिटर भी ऑन नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले यूपीएस को भी ऑन है कि नहीं देख लेना होगा। नेक्स्ट है पावर केबल को भी मिलीमीटर से जांच लेना चाहिए। पावर केबल जो होते हैं उसके लिए जांच के लिए एक मिलीमीटर होता है, जिसमें ये बताता है कि आपके केबल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें पावर आ रहा है कि नहीं, इससे पता चल जाता है। तो ये चीज़ आप चेक कर ले पहले। उसके बाद क्या एलईडी ग्लो हो रहा है, यानी जो एक पावर लाइट होता है एलईडी लाइट, वो ग्लो हो रहा है कि नहीं, उसमें पावर ऑन बटन जल रहा है कि नहीं, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। क्या मॉनिटर का स्विच ऑन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मॉनिटर को बंद कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, इससे हमारा मॉनिटर ऑन नहीं हो पाता है। तो ये भी चेक कर लेंगे क्या मॉनिटर आपका स्विच ऑन है कि नहीं। तो क्या एसएमपीएस फैन चल रहा है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई में जो पावर आता है उसमें फ़ैन चल रहा है या नहीं, ये हमें अच्छे से चेक कर लेना है। अगर फ़ैन नहीं चल रहा होगा तो आपका पावर सप्लाई आगे नहीं जाएगा, और आगे पावर सप्लाई नहीं आएगा तो आपका मॉनिटर ऑन नहीं होगा। कहीं मॉनिटर का ब्राइटनेस तो ज़्यादा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राइटनेस मॉनिटर की ज़्यादा होती है, जिससे हमारा स्क्रीन सही से नहीं दिखाई देता, इससे लगता है कि हमारा मॉनिटर ख़राब हो गया है। कभी कभी ब्राइटनेस की वजह से भी ये दिक्कत आ सकता है, तो हमें ब्राइटनेस को भी चेक कर लेना चाहिए। क्या मॉनिटर की डाटा केबल सही ढंग से लगा है या नहीं, तो मॉनिटर में जो केबल लगा रहता है वीजीए केबल जिसे बोलते हैं, वो सही ढंग से लगा है कि नहीं, ये हमें अच्छे से चेक कर लेना होगा। क्या सीपीयू का फ़ैन घूम रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सीपीयू में जो फ़ैन लगा होता है वो नहीं घूमता है, जिससे पावर आगे नहीं बढ़ पाता है और हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता है। तो ये भी हमें चेक कर लेना होगा कि सीपीयू का फ़ैन घूम रहा है या नहीं। मदरबोर्ड के सभी कार्ड की जांच करें कि वो सही ढंग से लगा है या नहीं, तो ये भी हमें जांच कर लेना है। मदरबोर्ड में जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सही ढंग से लगे हैं या नहीं। सीडीडी एफडीडी की पावर सप्लाई कनेक्शन लगे हैं या नहीं। आपके हार्ड डिस्क में, सीडी ड्राइव में या फ्लॉपी ड्राइव में जो पावर सप्लाई कनेक्शन होता है, जैसे साटा केबल वगैरह होते हैं, वो सारे सही से लगा है या नहीं, ये भी हमें देख लेना है। मदरबोर्ड की जंपर सही सेट है या नहीं, इसकी जाँच हमें अच्छे से कर लेना चाहिए।
तो ये सारे चीज़ें को हमें चेक कर लेना होगा। ये हम आपको 14 पॉइंट बताए हैं। ये सारे चीज़ चेक करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तब जाकर कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ का प्रॉब्लम आया है तो इसका मतलब है आपको ये सारा चीज़ को अच्छे से चेक करके आसानी से आप ठीक कर सकते हो। चलिए हम जानते हैं CPU संबंधित क्या क्या समस्याएं आ सकते हैं। पहला तो सिस्टम ठीक से रिबूट हो जाता है परंतु कुछ समय काम करने के पश्चात हैंग हो जाता है। तो देखिए पहले क्या होता है, रिबूट जैसे करते हो, चालू करते हो रिबूट करने पर तो कुछ समय काम करने के पश्चात वो ऑटोमेटिक हैंग हो जाता है। तो ये समस्या है आपके CPU में आ सकते हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। पहले तो आपको CPU फैन की जांच करें कि वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। दूसरी चीज़, आप CPU सही ढंग से हीट सिंक कर रहा है या नहीं, ये भी आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। तीसरी चीज़ है CPU की वोल्टेज को जांच कर ले, कितना वोल्टेज दे रहा है। चौथी चीज़ है हीट सिंक तथा CPU सरफेस के बीच अंतराल की जांच की जाती है, जिससे ये आपको पता हो जाएगा कि ये सही ढंग से है कि नहीं। अगर ये सारा चीज़ें दिक्कतें हैं, सही नहीं है, तो आपका हैंग होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये CPU के संबंधित समस्याएं हैं। ओवरलॉकिंग के बाद सिस्टम रिबूट नहीं होता है। तो याद रखना, कभी कभी ओवरलॉकिंग के बाद सिस्टम रिबूट नहीं होता है। क्या कारण होता है? इससे ज्ञात होता है कि ओवरलॉकिंग संभव नहीं है। CPU को करंट वेटिंग पर सेट करके CPU कोर वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाकर हमें देखते हैं। यदि ऐसा करने से काम नहीं होता तो लोअर सेटिंग क्लोज करें जब तक सिस्टम चालू नहीं हो जाता है। ओवरलॉकिंग के बाद सिस्टम चालू हो जाता है परंतु कुछ समय चलने के बाद हैंग हो जाता है। यहाँ पर समस्या क्या है? हैंग हो जाना। तो यह समस्या CPU तथा हीट सिंक के बीच थर्मल पेस्ट की जांच करें। जो पेस्ट लगा रहता है जिससे आपका CPU में हीट सिंक लगा रहता है, उसमें चिपका रहता है, उसका भी जांच कर ले क्या वो सही से थर्मल पेस्ट है लगा है कि नहीं। चौथी चीज़, ओवरलॉकिंग के बाद सिस्टम मेमोरी एरर देता है। तो सिस्टम मेमोरी एरर क्यों देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी बस स्पीड का संबंध FSB बस स्पीड से होता है और FSB को बढ़ाए मतलब मेमोरी से बढ़ाने से है। तो SMPS से क्या क्या संबंधित समस्याएं रहते हैं? तो सबसे पहले आपका रहता है सिस्टम डेड प्रतीत होना। जो आपके सिस्टम है वो डेड प्रतीत हो जाता है, उसकी इंडिकेटर ग्लो हो जाता है और न ही पंखे की आवाज़ आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? AC लाइन वोल्टेज की सबसे पहले जाँच करना है। AC लाइन सिलेक्टर स्विच की जांच करना है। उसके बाद पावर केबल की जांच करना है। पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज की जांच करते हैं। यदि आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है तो एक एक करके सभी एड ऑन कार्ड को निकाल कर OP वोल्टेज की जांच की जाती है। एड ऑन कार्ड को निकालने पर यदि सही वोल्टेज प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य है एक या अधिक एड ऑन कार्ड में शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर यह भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एड ऑन कार्ड में ज़्यादा वायरें लगे हुए होते हैं। तो आपको पावर सप्लाई में क्या करना है? चेक करना है आउटपुट वोल्टेज को। आउटपुट वोल्टेज की आपको जांच कर लेना है और एड ऑन कार्ड को आपको निकाल कर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कहीं पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो SMPS का संबंधित समस्याएं ठीक हो सकते हैं। कुछ समय चलने के बाद कंप्यूटर ट्रिप हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ समय चलता है फिर कंप्यूटर ट्रिप हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले देखते हैं कि पावर केबल SMPS सॉकेट में, SMPS जो सॉकेट है उसमें AC आउटलेट में सही ढंग से लगी है या नहीं। दूसरी चीज़, इसके बाद SMPS फैन को चेक करेंगे। ठीक है, SMPS फैन को चेक करना है। यदि फैन कार्य कर रहा है तो फैन और SMPS की वोल्टेज की पहले की तरह आपको जांच कर लेना है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस है, फैन और SMPS की वोल्टेज को जांच कर लेना। कीबोर्ड संबंधित समस्याएं रहते हैं। ये भी बात है कि कई बार कीबोर्ड हमारा सही से वर्क नहीं करता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कभी कोई विशेष की कार्य नहीं करती है परंतु बाकी कीबोर्ड सही ढंग से कार्य करता है। इसका कारण है कीबोर्ड में केबल या कंट्रोलर हो सकता है। ठीक है, तो कई बार आपने ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे कि कोई बटन्स वर्क नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले की कैप्स को निकाल कर, जो की कैप्स होता है उसको निकाल कर स्विच को आइस पावर पैनल पे साफ कर ले और जांच कर ले। यानी आपको की कैप्स को निकाल कर अच्छे से चेक कर ले, उसे साफ़ सफाई कर ले। जो कि काम कर रहा है उसका रेसिस्टेंस शून्य होता है। तो इससे पता चल जाएगा जो आपका काम कर रहा होगा उससे रेसिस्टेंस कितना होता है, शून्य होता है। यदि अब भी समस्या दूर नहीं होता है तो कंट्रोलर को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कीबोर्ड से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कीबोर्ड में एरर आना,
बैड कीबोर्ड, यदि कंप्यूटर को ऑन करने पर पोस्ट जो पावर एंड सेल्फ टेस्ट होता है उसके दौरान एरर आती है तो कीबोर्ड एरर इसका अर्थ है कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है और यह हार्डवेयर से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जब आप पावर एंड सेल्फ टेस्ट करते हो तो कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा, हार्डवेयर से संबंधित है। उसके बाद आप इसे कैसे ठीक करेंगे, कीबोर्ड को मेल कनेक्टर जो होते हैं और फीमेल कनेक्टर से सही ढंग से लगा है या नहीं चेक करना है, एवं कीबोर्ड के कनेक्शन पिन को भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो एक मेल कनेक्टर होते हैं और एक फीमेल कनेक्टर होते हैं, दोनों को आपको सही ढंग से देख लेना है क्या ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, और कनेक्टर पिन को भी आपको चेक कर लेना होगा। दूसरी चीज़ है, यदि समस्या अब भी बनी रहती है तो फ्रंट पैनल पर की लॉक की जांच किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको फ्रंट पैनल पर जाके की लॉक को जांच करना चाहिए, कहीं की लॉक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई बटन की लॉक हो जाता है, कोई फ्रंट लॉक हो जाता है, तो आपको उसे चेक कर लेना है। तीसरी चीज़, की लॉक सही है तो कीबोर्ड को किसी अच्छे कीबोर्ड से बदल देना चाहिए। अगर ये भी सही है उसके बाद भी ऐसा है तो अच्छे कीबोर्ड है उसे बदल कर भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर दूसरा वाला कीबोर्ड सही है तो इसका मतलब है वो आपका पुराना वाला कीबोर्ड खराब है। यदि अब भी समस्या है तो सीरियल केबल को बदल कर देखते हैं कि केबल कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि केबल कभी हो सकता है, कभी कभी जो आपका सीरियल केबल होते हैं जिससे आपका पोर्ट लगा होता है वो केबल भी कभी कभी खराबी आ सकता है, जिसकी वजह से आपका कीबोर्ड बैड एरर या बैड कीबोर्ड आता है। तो ये भी हम देखकर इसकी समस्या समझ सकते हैं और बदल कर यह समस्या सुलझा सकते हैं। जब भी किसी की को दबाते हैं तो मॉनिटर में गलत कैरेक्टर आती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने ए दबाया एस आ गया, डी दबाया और कुछ आ गया, ऐसे कई बार होता है। ठीक है, जैसे सा दबाया का आ गया। तो इसके लिए क्या है, पहले की टॉप की जांच करना है, कहीं भी आपस में बदल तो नहीं गए हैं। जो हमारे ऊपर में की रहते हैं वो जो टैप करते हैं वो आपस में कभी कभी बदल जाता है, तो वो तो नहीं बदल गया है गलती से, तो वो चेक कर लेना है। दूसरी चीज़, दो या दो से अधिक की स्विच के बीच शॉर्ट सर्किट की जाती है, तो ये भी चेक कर लेना है, दो की होता है उसके बीच में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तीसरी चीज़, यदि अब भी समस्या है तो कीबोर्ड कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ को आप समझ सकते हो और आप कंट्रोलर ख़राब है तो बदल सकते हो। माउस से संबंधित समस्याएं हैं, माउस से संबंधित भी बहुत सारी समस्या होती हैं, जैसे कि माउस की पिन मुड़ी हुई हो, एसएमपीएस सप्लाई सही नहीं आ रहा हो, आईआरक्यू कॉन्फिल्ट नहीं हो, माउस ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है माउस की जो ड्राइवर है वो सही से इंस्टॉल नहीं होते हैं, या कंप्यूटर को सेफ मोड में रीबूट कर दिए हो। तो इस तरह से माउस से भी संबंधित कई सारी समस्याएं हो सकते हैं जिससे आपका माउस वर्क नहीं कर रहा हो। ये सारी चीज़ को चेक करके आप उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। हार्ड डिस्क से संबंधित जानते हैं क्या क्या हार्ड डिस्क से संबंधित समस्याएं आ सकते हैं। एडवांस सीमोस फीचर में जाकर फर्स्ट बूट डिवाइस को देखते हैं, उसके बाद आईडी चैनल चेक करते हैं कि इनेबल्ड है या डिसेबल है। ट्रांसलेशन मोड, एक्सेस मोड चेक करते हैं। एचडीडी पावर कैच की जांच की जाती है कि वो सही तरीक़ा से लगा है या नहीं। जो एचडीडी डेटा केबल है उसको भी चेक करना चाहिए, हार्ड डिस्क का जो डेटा केबल है वो चेक कर लेना चाहिए। ये सारा चीज़ को चेक करोगे तो आपको समस्या पता चल जाएगा। डी ड्राइव से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि एचडीडी से संपन्न सीडी ड्राइव के सभी विभिन्न पॉइंट चेक कर लेना चाहिए। केवल इसमें ट्रांसलेटर मोड या एक्सेस मोड नहीं होता है, इसके ऊपर जंपर सेटिंग भी नीचे दिए गए हैं। पहला है 1-2 मास्टर और दूसरा है नो जंपर स्लेव। तो ये दोनों क्या होता है, सीडी ड्राइव से संबंधित समस्याएं रहते हैं। तो इस तरह से ट्रबल शूटिंग करके आप कंप्यूटर के सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सारे समस्या को समझकर आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि हम बिना समस्या को समझे उसमें खराबी ढूंढने लग जाते हैं। तो आपको क्या क्या समस्या आ सकती है और उसे कैसे चेक किया जा सकता है, ये सारे चीज़ को आप अच्छे से जानोगे, अच्छे से ट्रबल शूटिंग करोगे तो आपके कंप्यूटर में कोई भी समस्या नहीं आएगा। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप चेंज कर सकते हैं, पर चेंज करने से पहले आपको सारी चीज़ें जो हमने बताया उस सब चीज़ को चेक कर लेना है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।